हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तैयारी कर लो चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो सिलेबस के हिसाब से दूसरी यूनिट है। और हमने पहला टॉपिक जो पहला यूनिट थी हमारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरे टॉपिक में बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ और काल विभाजन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां जाकर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहां पे बहुत सारी प्लेलिस्ट होंगे, उनमें से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जो भी प्लेलिस्ट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो उस पर देखिए। और कोई सुझाव हो, कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों एक खास चीज़ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है जिसमें हमने पहली और दूसरी क्लास जो हमारी आधारित थी वो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जिसमें हमने देवनागरी लिपि को भी देखा था, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर हम सबसे पहले प्रकाश डालेंगे कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों कोई कि हिंदी मतलब सामान्यतः इतिहास शब्द से संस्कृत एवं राजनीतिक इतिहास का ही बोध होता है, किंतु साहित्य भी इतिहास से भिन्न ना होकर उससे जुड़ा हुआ है। साहित्य के इतिहास का अर्थ है देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन करना। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात किया था वो किसने किया था, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है और मैं कुछ बता देता हूँ। कुछ जर्मन इतिहासकारों ने केवल युग चेतना को साहित्य विकास का आधार माना है, वहीं कुछ अंग्रेज विचारक परंपरा को महत्व देते हैं। हडसन महोदय ने युग चेतना व परंपरा दोनों का समन्वय करते हुए साहित्यकार के विशिष्ट व्यक्तित्व को भी विकास का आधार बताया है। ठीक है, I.A. रिचर्ड्स जैसे विद्वानों ने काव्य के शैली पक्ष की व्याख्या मनोवैज्ञानिक एवं अर्थ विज्ञान के आधार पर की है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सूत्रपात हुआ वो कैसे हुआ। तो हिंदी साहित्य यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दा तासी, जानते होंगे आप इनके बारे में। अगर हिंदी साहित्य के बारे में आप जानते हैं तो गारसा दा तासी ने किया था, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में अपना एक ग्रंथ इस्तवार दा ला लिटरेतुई एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। ठीक है, परंपरा का सूत्रपात और हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ इस्तवार दा ला लिटरेतुई एंदुई ए हिंदुस्तानी, रचनाकार है गारसा दा तासी। ठीक है, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार किया गया था। याद रखिएगा इसमें वर्ण क्रमानुसार था। ठीक है, वर्ण क्रमानुसार था। एक है और जिसमें काल क्रमानुसार है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा वर्ण क्रमानुसार था इसमें। इस्तवार दा ला लेत्रेतुई एंदुए हिंदुस्तानी, इसका प्रथम भाग 1839 तथा दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। पहला 1839 और दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये बात थी हमारे इसमें प्रथम इतिहास ग्रंथ की या फिर प्रथम इतिहास लेखक की। ठीक है, 1839 में तथा दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ था। इसका जो प्रथम भाग है 1839 में और दूसरा जो है 1847 में प्रकाशित हुआ था, उसी प्रकार 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया था। पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1839 में और दूसरा भाग 1847 में। फिर इसका दूसरा दूसरा संस्करण इसका जो था वो 1871 ईस्वी में आया था, जिसमें इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया था और
इसमें तब इसके जो कुछ त्रुटियां थी उन पर संशोधन भी किया गया था। हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किसने किया था? गारसा दा तासी ने। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां थी फिर भी, और जिनके मतलब इनमें जो त्रुटियां थी मतलब हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को घुल मिला देना, ऐसी त्रुटियां इस ग्रंथ में थी जिनके कारण इसे इतिहास मानने में बहुत से आचार्य संकोच करते हैं। फिर भी भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, वहीं संवत 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांग के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से ही इतिहास ना होते हुए भी सच्चे मायने में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसके लेखक ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया था। देखो यहाँ पे वर्ण क्रमानुसार था, ऊपर वर्ण क्रमानुसार और यहाँ पे काल क्रमानुसार। ठीक है, ये चीजें भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था। ठीक है, किन्होंने, किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। गारसा दा तासी के बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह प्रयास किया था। लेकिन इससे पहले कहते हैं कि 1883 में शिव सिंह सरोज आई थी और जिसके लेखक थे शिव सिंह सेंगर, जो गारसा दा तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, शिव सिंह सेंगर को, जिन्होंने शिव सिंह सरोज 1883 उसका प्रकाशन वर्ष है में लगभग सभी भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनके बारे में बताने का प्रयास किया था। उसमें कवियों का जन्मकाल, रचना काल आदि के बारे में भी बताया गया था। इतिहास के रूप में जो शिव सिंह सरोज है, इस ग्रंथ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, किंतु फिर भी इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित कर दिया गया है, जिससे परवर्ती इतिहासकार लाभ उठाते हैं, उससे सीखते हैं और उनसे उन किताबों को पढ़कर इतिहास ग्रंथ लिखते हैं। फिर उसके बाद आए थे 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जब प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इसमें काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया था। इसमें कवियों के काल विभाजन संबंधी प्रयास किए गए, उनके गुण दोषों पर अलग से विचार प्रस्तुत किया गया था। यही चीज़ें इसमें थी, किसमें? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको ये किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन की ये पुस्तक थी। फिर थे एक मिश्र बंधुओं द्वारा रचित एक पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद, जिसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हो चुके थे तथा चौथा भाग जो था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी भरसक इस बात का प्रयत्न किया कि यह एक आदर्श इतिहास ग्रंथ सिद्ध हो। इसे परिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने एक ओर तो इसमें लगभग 5000 कवियों, कितने? 5000 कवियों को स्थान दिया तथा दूसरी ओर इसे 8 से भी अधिक काल खंडों में विभाजित किया। ठीक है, 5000 कवियों और 8 काल खंडों में इसे विभक्त किया था। ठीक है, फिर आधुनिक समीक्षा दृष्टि से यह ग्रंथ भले ही बहुत संतोषजनक ना कहा जा सके, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में इसका मतलब मिश्र बंधुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है, क्या स्वीकार किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः
मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि जो मैंने कवियों का परिचयात्मक विवरण लिया हुआ है वो मिश्र बंधु विनोद से ही लिया हुआ है। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर हैं, जो डच थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत के साथ व्यापार और व्यवसाय करने के लिए हिंदी का सामान्य ज्ञान करने के लिए व्याकरण पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। किसने? जोहान्स जोशुआ केटलर ने हिंदुस्तानी ग्रामर नामक पुस्तक लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई थी। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। गिरियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा इसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? हिंदुस्तानी ग्रामर, जिसे जोहान्स जोशुआ केटलर ने डच भाषा में लिखा था। सन 1943 में पंडित किशोरीलाल वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में एक नई चेतना का विकास भी हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 प्रकाशित हुआ। तो ये था व्याकरण ग्रंथ और हमने अभी देखा कि इतिहास ग्रंथ। अभी हमने एक ऐसे इतिहासकार के बारे में नहीं पढ़ा है जिनको संपूर्ण लोगों ने स्वीकृत किया है कि इनका इतिहास ग्रंथ सर्वमान्य है। वो इतिहास लेखक कौन है? आप नाम से ही जानते हैं उन्हें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, इसका प्रकाशन वर्ष है, कालक्रम है, को प्राप्त है। किसको? हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। इसके आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ये कथन कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में। आचार्य शुक्ल के इतिहास की एक अन्य विशेषता यह है कि पूरे भक्ति काल को उन्होंने 4 शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित कर दिया है। उन्होंने इस काल के समस्त साहित्य को पहले निर्गुण धारा और सगुण धारा में और फिर प्रत्येक को 2-2 शाखाओं, उन शाखाओं का नाम है ज्ञानाश्रयी शाखा व प्रेमाश्रयी शाखा तथा राम भक्ति शाखा व कृष्ण भक्ति शाखा में विभक्त करके न केवल साहित्य आलोचकों के लिए अपितु दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टि से साहित्यानुसंधान करने वालों के लिए भी एक अत्यंत सरल एवं सीधा मार्ग तैयार कर दिया था। ठीक है, तो यही कुछ वजह थी जिसकी वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो सर्वमान्य है और सभी लोग उसको सर्वमान्यता प्राप्त देते हैं, सर्वमान्य के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग 1 शताब्दी बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में अवतरित होते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी एंट्री होती है। फिर उनका एक पुस्तक है, इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, किंतु
उसमें प्रस्तुत विभिन्न स्वतंत्र लेखों में कुछ ऐसे तथ्यों और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान करते हैं। हालांकि ये सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है क्या इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 वही सर्वमान्य है, क्योंकि वो ऐसे लिखा गया था, ऐसे कालों का उसमें विभाजन प्रस्तुत किया गया था जो कि सभी आचार्यों ने उसे एक्सेप्ट किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास का व्यवस्थित स्वरूप, अभी हमने बात की आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, वही चीज़ है यहाँ पे। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नाम से एक बुक लिखी, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। शिव सिंह सरोज की बात करें तो शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है वो 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ लिखा। इसमें 83 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र है। 833 है कहीं कहीं, लेकिन इसमें लगभग यहाँ पे 833 आएगा, ठीक है, 83 लिखा हुआ है मैंने। 833 कवियों का जीवन चरित्र लगभग 1000 माना जाता है, तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए हुए हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, पादरी एडिसन ग्रिव्स। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसके लेखक हैं पादरी एडिसन ग्रिव्स। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इन्होंने इसका अनुवाद किया। किसका? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी थी। ठीक है। काल विभाजन के कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति, अभी हमने पढ़ा था मिश्र बंधु विनोद, जिसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया था, जिसे 8 भागों से अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया था। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा में सबसे ज्यादा कवियों का प्रयोग अपनी पुस्तक में किसने किया था? तो याद रखिएगा मिश्र बंधुओं ने किया था अपनी मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का, और ये जो इतिहास ग्रंथ है वो 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित किया गया था। मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 अध्याय हैं, 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ था, जबकि चौथे भाग का जो प्रकाशन था वो 1934 ईस्वी में हुआ था। तो अब यहाँ पे पूछ लेता है मिश्र बंधुओं के नाम, किस तरह से पूछ लेता है? देखिए, जो सीरियल वाइज होता है ना, निम्नलिखित में से सही ऑप्शन को चयन कीजिए, सही युग्म का चयन कीजिए। तो उसमें ये इन तीनों भाइयों का नाम आ जाता है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है। और अदर ऑप्शंस में इनके अलावा कोई एक और नाम जोड़ देता है। तो याद रखिएगा ये 3 हैं मिश्र बंधुओं के नाम से ये जाने जाते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है।
फिर बात करते हैं आगे, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देख लेते हैं। ठीक है, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देखेंगे, उसके बाद और भी है उनका भी हम काल विभाजन देखते चलेंगे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो कि इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 700 से 1400 विक्रम संवत तक है। माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रम संवत तक है। अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रम संवत तक है। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत तक है तथा वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से लेकर के अब तक का समय है। तो ये है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय या कालावधि 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी संवत की बात करें तो 1925 से लेकर के 1950 ईस्वी तक। दूसरा उत्थान है 1893 से लेकर के 1918 ईस्वी संवत की बात करें तो 1950 से लेकर के 1975 तक किया। अब नागरी प्रचारणी सभा की बात करें तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 वाराणसी में श्याम सुंदर दास जी ने की। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया था। इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। नागरी प्रचारणी सभा के संपादक कौन कौन हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसे महानुभाव इसके संपादक में शामिल हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा भी हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रकाशित करने का श्रेय किसने? प्रकाशित करने की विशाल योजना क्रियान्वित हुई, जिसके अंतर्गत समस्त हिंदी साहित्य को 16 भागों में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की। फोर्ट विलियम, अच्छा यो बात कर लेते हैं हिंदी, इसके पहले हम हिंदी साहित्य के कुछ और इतिहास ग्रंथ की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इतिहास ग्रंथ हुए हैं जिनको हमने अभी पढ़ा, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे इतिहास ग्रंथ हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। उसमें से क्या क्या है? बहुत सारे हैं, जैसे कि जो हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं, किंतु उनके कुछ एक पक्ष या कुछ एक अंग या फिर किसी एक काल का इतिहास दृष्टि और नई वस्तु प्रदान करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र का है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। नोट करते जाइएगा, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का रीति काव्य की भूमिका, श्री परशुराम चतुर्वेदी जी का उत्तरी भारत की संत परंपरा, श्री प्रभुदयाल मीतल का चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य। फिर है श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, श्री चंद्रकांत बाली का पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया कृत राजस्थानी भाषा और साहित्य व राजस्थानी पिंगल साहित्य। ये दोनों हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का, राजस्थानी भाषा और साहित्य, और है राजस्थानी पिंगल साहित्य। फिर है डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल
डॉक्टर श्री कृष्ण लाल और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के आधुनिक काल संबंधी विभिन्न शोध प्रबंध, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर सियाराम तिवारी का मध्यकालीन खंड काव्य, डॉक्टर सरला शुक्ल, डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा प्रभृति विद्वानों के प्रेमाख्यानक काव्य संबंधी शोध प्रबंध आदि ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अवेलेबल हैं, रचे गए हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे फोर्ट विलियम कॉलेज की। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक जीत की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेजली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो गिलक्राइस्ट के बारे में ये आता है कि जब फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूछता है कि उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा गिलक्राइस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट। उन्होंने हिंदी शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडित कौन कौन से, लल्लूलाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई थी। भाषा योग वशिष्ठ जो पुस्तक है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया था। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी से मिली जुली लगती है। खड़ी बोली की पहली रचना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लूलाल दोनों शामिल हैं। यही दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए थे। वहां सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी। वहीं 1805 ईस्वी में लल्लूलाल ने प्रेम सागर श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली में गद्य रूपांतरण किया था का प्रकाशन किया था। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने पिछले वर्ष इस प्रश्न का उत्तर प्रेम सागर माना था, पर संशोधित उत्तर कुंजी में नासिकेतोपाख्यान को सही माना है। तो सही बात भी है 1883 और 1905। तो यहीं से समझ में आ जा रहा है कि कौन सी प्रथम है। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग्य गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लूलाल ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय जॉन गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। कौन सी पुस्तक में? सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान में। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और अभी भी हमें अगर डिटेल में और भी डिटेल में पढ़ना है आपको हिंदी साहित्य, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इतना ज़्यादा डिटेल में कि आप आईएएस का एग्ज़ाम भी इसको पढ़ के फाइट कर सकते हो, पर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो अगर और भी डिटेल में पढ़ना है तो मुझे कमेंट करिए। अगर ये इतना ठीक है
तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में। कमेंट ज़रूर करिएगा, यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, पढ़ने की स्ट्रेटजी हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम जो होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम वो क्रिएट होती हैं, तो आप पूछिए, सोल्यूशन लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए, ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहली बार में ही आपको जॉब मिल जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कोशिश ऐसी ही रहनी चाहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी और मेहनत से ही करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।